डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की कुछ खबरें इस प्रकार से हैं। पिछले दिनों कश्मीर घाटी में श्रीनगर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हो रहा था जो पाकिस्तान के लिए झटके से कम नहीं था। भारत जो इस समय G20 का अध्यक्ष है, उसकी अध्यक्षता में यहाँ पर युवा सम्मेलन यानी Y20 का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 17 युवा प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे, जिनमें एक दल तुर्की का भी था। हमेशा पाकिस्तान के लिए कश्मीर की आवाज़ उठाने वाले तुर्की ने उसे इस मौके पर अकेला कर दिया। पाकिस्तान को इस बात पर खासी आपत्ति है कि आखिर क्यों भारत कश्मीर में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तुर्की की हिस्सेदारी के साथ ही सवाल उठने लगे कि क्या अब कश्मीर मसला इस देश के लिए कुछ भी नहीं है? क्या तुर्की ने पाकिस्तान को किनारे कर भारत का हाथ थाम लिया है? प्रोफेसर मुक़द्दर खान, जो अमेरिका स्थित डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, उन्होंने इस पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्हें एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन के आने के बाद से तुर्की के लिए विदेश नीति काफ़ी अहम हो गई थी। दुनिया जानती है कि कैसे तुर्की ने फ़लस्तीन को अपने मतलब के लिए प्रयोग किया था। 10 साल पहले तुर्की ने गाज़ा के लिए राहत भेजी थी। इसकी वजह से इसराइल के साथ रिश्ते काफ़ी बिगड़ गए थे, मगर अब तुर्की का रुख काफ़ी बदल गया है और वो इसराइल के साथ रिश्ते ठीक करने में लगा है और फ़लस्तीन उसके एजेंडे से कहीं बाहर हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने अपने कार्यकाल में मिस्र के साथ संबंध तोड़कर मुस्लिम ब्रदरहुड की तरजीह दी थी। अर्दोगन उस समय अपने नागरिकों को इस्लाम के प्रति कट्टर बनाना चाहते थे ताकि ये उनका वोट बैंक बन सके। कश्मीर मसला भी कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी अर्दोगन वाली राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। साल 2018 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो फाटा के दौरे पर गए, जहाँ पर कट्टरपंथी उन्हें देखकर खुश होते थे। इमरान और अर्दोगन दोनों ही इस्लामिक नेताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। ये दोनों नेता जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। उस वजह से ही तुर्की ने कश्मीर के मसले को अपनाना शुरू कर दिया था। इमरान और पाकिस्तान की मदद करने के मकसद से तुर्की ने उन पाकिस्तानी प्राथमिकताओं को विदेश नीति में जगह देनी शुरू कर दी जो भारत विरोधी थी। तुर्की कश्मीर को अपने घरेलू मकसद के लिए प्रयोग करने लगा था, मगर जब सितंबर 2022 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन का आयोजन हुआ तो सब बदल गया। उज़्बेकिस्तान के समरकंद में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अर्दोगन की मुलाकात हुई तो एक नया रंग देखने को मिल रहा है। मुक़द्दर खान के मुताबिक इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में अर्दोगन ने पहली बार कहा कि कश्मीर मसले को भारत और पाकिस्तान को सुलझाना होगा। इसके बाद जब तुर्की में भूकंप आया तो भारत ने सबसे पहले मदद के लिए आगे आया। वहाँ की जनता ने इसे समझा और भारत की तारीफ की। तुर्की के लिए अब अहम नहीं है कश्मीर। उनका मानना है कश्मीर का मतलब शायद तुर्की के लिए बहुत ही निचले स्तर का मामला बन चुका है। शायद इस वजह से ही तुर्की ने G20 में आने का फैसला किया है। आइए अब हम चीन के बारे में कुछ बात कर ले। चीन लगातार ताइवान को लेकर फिर अपना आक्रामक रुख दिखा रहा है। चीन की सेना ने मंगलवार को कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता की किसी भी तरह की कोशिश को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन की ओर से ये बयान तब आया जब ऐसी खबरें आ रही कि अमेरिका ताइवान को नए रक्षात्मक हथियारों की बिक्री में तेजी लाएगा। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल तान केफई ने ऑनलाइन पोस्ट किए एक बयान में कहा कि अमेरिका और ताइवान की सेनाओं के बीच आदान प्रदान में हालिया वृद्धि बेहद गलत और ख़तरनाक कदम है। उन्होंने कहा चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी सैन्य प्रशिक्षण और तैयारियों को लगातार बढ़ा रही है। सेना बाहरी हस्तक्षेप के प्रयासों के साथ साथ ताइवान के अलगाव के किसी भी रूप को पूरी तरह से तोड़ देगी और राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूरी तरह से रक्षा करेगी। चीन का दावा है कि ताइवान उसका हिस्सा है, अगर जरूरत पड़ी तो वह इस पर बलपूर्वक कंट्रोल करने के लिए भी तैयार है। पिछले साल अमेरिका की तत्कालीन स्पीकर की ताइवान यात्रा से भी तनाव था। चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन के पास लेटेस्ट जनरेशन के लड़ाकू विमान और बैलिस्टिक मिसाइल का एक विशाल शस्त्रागार है। चीन लगातार आए दिन ताइवान के हवाई क्षेत्र में विमानों और युद्धपोतों को भेजकर धमकी दे रहा है। चीन के पास 20 लाख से अधिक सैन्य बल है, लेकिन इसके बावजूद भी ताइवान पर हमला करना परिवहन के लिहाज से एक बड़ी चुनौती है। चीन सैन्य अभ्यास करके भी चेतावनी देता रहता है, जिसे ताइवान पर हमले के अभ्यास के तौर पर देखा जाता है। यूरोप और अमेरिका के राजनेता ताइवान को अपना समर्थन दिखाने के लिए लगातार यात्राएं करते रहे हैं। तान की टिप्पणी उस सवाल के जवाब में आई जिसमें एक रिपोर्ट में बारे में कहा गया था कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन $500 मिलियन के हथियारों की बिक्री को मंजूरी देने की तैयारी कर रहे हैं। ताइवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा से पहले बाइडेन प्रशासन ने बड़ा हमला बोला है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि रूस, भारत, चीन और सऊदी अरब समेत कई देशों की सरकारें खुलेआम धार्मिक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाती रही हैं। विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जो दुनिया भर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का दस्तावेजीकरण करती है। इसमें मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाने और मध्य प्रदेश के खरगोन में मुस्लिमों के घरों पर हमले का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक 2 रिपोर्ट 2022 जारी किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कार्यालय के विशेष राजदूत रसद हुसैन ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, कई सरकारों ने
अपनी सीमाओं के भीतर धार्मिक समुदाय के सदस्यों को खुले तौर पर निशाना बनाना जारी रखा है। रिपोर्ट दुनिया भर के लगभग 200 देशों और क्षेत्रों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में एक तथ्य आधारित व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्लिंकन ने कहा कि इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों को उजागर करना है जहाँ जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता का दमन किया जा रहा हो, और अतः प्रगति को एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाना है जहाँ धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता हर जगह हर किसी के लिए एक वास्तविकता हो। ब्लिंकन ने अपनी टिप्पणियों में भारत का जिक्र नहीं किया। वार्षिक रिपोर्ट में भारत के संदर्भ वाला हिस्सा पूर्व के वर्षों के समान ही है। हुसैन ने धार्मिक समुदायों को खुले तौर पर निशाना बनाने वाली सरकारों के संदर्भ में रिपोर्ट के अहम निष्कर्षों में भारत का जिक्र किया है। हुसैन ने रूस के बाद चीन और अफगानिस्तान समेत उक्त देशों का जिक्र करते हुए कहा, भारत भर में विविध धार्मिक समुदाय से जुड़े कानून के हिमायती और धर्मी नेताओं ने हरिद्वार शहर में मुस्लिमों के खिलाफ घोर नफरती भाषा के मामले की निंदा की और देश का आह्वान किया कि उसके ऐतिहासिक बहुलवाद एवं सहिष्णुता की परंपरा को बनाए रखा जाए। बर्मा सैन्य प्रशासन रोहिंग्या आज़ादी को लगातार दबा रहा है, जिसे कई लोग अपने घर छोड़कर पलायन कर गए हैं। दस्तावेज के भारत खंड में कहा गया कि इस वर्ष के दौरान कई राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यक सदस्यों के खिलाफ कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा हिंसा की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें गुजरात में शादी वर्दी में पुलिस द्वारा अक्टूबर में त्यौहार के दौरान हिंदू उपासकों को घायल करने के आरोपी 4 मुस्लिम पुरुषों को सार्वजनिक रूप से पीटने और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल में खरगोन में सामुदायिक हिंसा के बाद मुस्लिमों के घरों और दुकानों को बुलडोजर चलाने का मामला भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया सितंबर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के 5 प्रमुख सदस्यों से उनकी चिंताओं को सुनने और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सामुदायिक सुझाव को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा करने के लिए मुलाकात की। भारत में अफगानिस्तान के दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा कि दूतावास के नेतृत्व में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है और फरीद मामूनजी ही भारत में अफगानिस्तान के राजदूत हैं। एक व्यक्ति ने नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान के दूतावास का कार्यभार संभालने का दावा किया था। सोमवार को दूतावास की तरफ से जारी बयान में उन दावों को खारिज कर दिया गया है। रविवार को अफगानिस्तान की कुछ स्थानीय मीडिया ने दावा किया कि भारत में रह रहे कुछ अफगान नागरिकों ने नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में कथित भ्रष्टाचार को लेकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय को एक खत लिखा है। मीडिया में यह भी दावा किया कि मौजूदा राजदूत फरीद मामूनजी को काबुल वापस बुलाने का आदेश जारी कर दिया गया है और नई दिल्ली में ही पहले से ट्रेड काउंसलर के पद पर काम कर रहे कादिर शाह को कार्यकारी राजदूत बना दिया गया है। आइए अब हम पाकिस्तान के बारे में बात कर लें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ताज़ा घटनाक्रम के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री के लाहौर स्थित जमान पार्क आवास को पुलिस ने घेर लिया है। साथ ही पंजाब की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई को आवास में छिपे 40 आतंकवादियों को पुलिस को सौंप दे। पुलिस का दावा है कि इमरान खान के घर में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्रवाई सूचना मंत्री आमिर मीर ने लाहौर में कहा कि पीटीआई को इन आतंकवादियों को सौंप देना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो कानून अपना काम करेगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इन आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी थी। सरकार को इसे लेकर कई विश्वसनीय खुफिया रिपोर्ट्स मिली थी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट बहुत ही खतरनाक है। खुलासा करते हुए आमिर मीर ने कहा है कि एजेंसियां जियो फेंसिंग के जरिए इमरान खान के आवास में आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि करी थी। इस दौरान उन्होंने इमरान खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीटीआई प्रमुख 1 साल से अधिक समय से सेना को निशाना बना रहे हैं। पीटीआई के शीर्ष नेतृत्व ने इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले हमले की योजना बनाई थी, इसका भी हमें पता चला है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को लाहौर में सैन्य प्रतिष्ठानों पर किए गए हमले इन निर्धारित योजना के तहत किए गए थे। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार का जिक्र करते हुए कि सरकार ने 9 मई को उन हमलों और हिंसक प्रदर्शनों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। साथ ही अंतरिम मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने आगजनी करने वालों से निपटने के लिए पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दिया है। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हाउस पर हमले के दौरान आगजनी करने वाले जमान पार्क के अंदर लोगों के संपर्क में थे। हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो आने वाले भविष्य के लिए मिसाल बन सके। अंतरिम सूचना मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने फैसला किया कि सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने वालों पर सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिका में कर्ज सीमा संकट और बैंकिंग संकट के कारण अमेरिकी मुद्रा डॉलर की स्थिरता को लेकर बढ़ रहे अंदेशों के बीच चीन ने अपनी मुद्रा युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की कोशिशों में पूरी ताकत झोंक दी है। इस बारे में अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने विस्तृत रिपोर्ट छापी है। इसमें इस बात का जिक्र है कि किस तरह हाल में अर्जेंटीना और ब्राज़ील जैसे बड़े लैटिन अमेरिकी देशों ने चीन के साथ अपने कारोबार का सारा भुगतान युआन में करने का करार किया है। अर्जेंटीना में घरेलू उपयोग के उपकरणों की खुदरा बिक्री करने वाली सबसे बड़ी कंपनी न्यूसेन फ्रीज टीवी आदि जैसे उत्पादों का चीन से आयात करके अपने देश में बिक्री करती है। कुछ समय पहले तक वह इन तमाम वस्तुओं के लिए भुगतान डॉलर में करती थी, लेकिन अब उसने सारा भुगतान युआन में करना शुरू कर दिया है। इस कंपनी के सीईओ लुइस गैली ने वाशिंगटन पोस्ट से कहा, युआन तेजी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुद्रा बनता जा रहा है। कमजोर देश विकल्पों के बीच चुनाव करने की स्थिति में नहीं होते, हमें मजबूरी में करार करना पड़ा।
अर्जेंटीना की सरकार ने चीन की करेंसी स्वैपिंग मुद्राओं की अदला बदली का समझौता भी किया है। इसके तहत अर्जेंटीना की कंपनियों के लिए चीन से ऋण के रूप में युआन हासिल करना संभव हो गया है। इस रूप में हासिल युआन से वे अपने आयात का भुगतान कर रही हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक युआन का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में उपयोग बढ़े। चीन इस प्रयास में लंबे समय से जुटा हुआ था, लेकिन हाल तक उसे इस मामले में ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। इसका कारण डॉलर का दुनिया भर में प्रचलन और इसके जरिए कारोबार में आसानी थी। लेकिन अमेरिका में घराते आर्थिक संकट और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने सूरत बदल दी है। इससे दुनिया में युआन की मांग बढ़ गई है। पिछले महीने ब्राज़ील सरकार ने ऐलान किया कि अब वहाँ की कंपनियां अपने कारोबार का भुगतान युआन में कर सकती हैं। इस वर्ष मार्च में फ्रांस की ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी ने चीन को किए 65,000 टन एलएनजी गैस के निर्यात के बदले भुगतान युआन में स्वीकार किया। इसके कुछ हफ्ते पहले ही मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में युआन सर्वाधिक खरीद बिक्री वाली मुद्रा बन गया। कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अभी तक सीएम पद के लिए पेच फंसा हुआ है। राज्य में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी कांग्रेस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। अभी तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने सिद्धरमैया को सीएम और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया था। अब ताज़ा चर्चा यह है कि डीके शिवकुमार ने कांग्रेस नेतृत्व द्वारा डिप्टी सीएम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले बुधवार को राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के आवास पर सिद्धरमैया शिवकुमार दोनों से मुलाकात की। इस बीच कांग्रेस ने सीएम के पद को लेकर चल रहे सस्पेंस को लेकर कहा कि इस पर फैसला बुधवार या गुरुवार को होने की संभावना है। पार्टी ने कहा कि अगले 48 से 72 घंटों में राज्य में नया मंत्रिमंडल बन जाएगा। राज्य में 5 साल तक एक स्थिर सरकार होगी। कांग्रेस ने लोगों से अटकलों और फर्जी खबरों पर भरोसा न करने का आग्रह किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास के बाद मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के राज्य प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी प्रमुख को विधायक दल का नेता नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा किसी भी तरह की अटकलों का सहारा न लें। जब भी कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा कोई फैसला लिया जाता है तो हम आपको सूचित करने में खुशी होगी। मैं यहाँ केवल कई अफवाहों और सुनी सुनाई बातों को खारिज करने के लिए हूँ जो कोई समाचार चैनलों पर चलाए जा रहे हैं। कृपया इस पर विश्वास न करें। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस बुधवार या गुरुवार को कोई फैसला करेगी, पार्टी सबसे पहले मीडिया को सूचित करेगी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धरमैया को सीएम बनाने की संभावना को देखते हुए उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है। वे जश्न मनाते और पटाखे फोड़ते देखे गए हैं। इस बीच कर्नाटक के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता रागा ज्ञानेंद्र ने कांग्रेस पर चुटकी ली है। उन्होंने बुधवार को कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी फुर्सत की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में सभी जाति समुदाय के लोग मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है। कांग्रेस ने अभी तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।